नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गजब हो गई है राजनीति, बहुत उफान तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़ा मुकाम हासिल करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या दिल्ली रणनीति तैयार करेगा या कांग्रेस और सपा कुछ और अलग व्यू रचना करेगी? तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बात की है। बढ़ती महंगाई पर, पेट्रोल डीजल के रेट पर और आपकी खाली होती जेब पर भी चर्चा है। जरूर सुनिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। ये माना जा रहा था कि बंगाल के चुनाव के बाद विपक्ष के थोड़े हौसले कम होंगे, विपक्ष थोड़ा पस्त होगा, कांग्रेस पे झटका लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबके टारगेट में है, क्योंकि बंगाल के बाद असली जंग, असली लड़ाई, असली युद्ध जो है वो उत्तर प्रदेश में ही होना है। कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में कितनी सीटें होंगी, ये मुझे लगता है कि अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए या रणनीति रूप से देखा जाए तो इन लोगों को पहले तय कर लेना चाहिए। होता ही है कि ये शुरुआत में तो लड़ते हैं, प्रदेश स्तर के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और फिर चुनाव से तत्काल पहले फिर समझौते होते हैं, और ये समझौते अंततः दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि तब तक फील्ड में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो कांग्रेस की रणनीतियां बन रही हैं, कांग्रेस की तैयारी चल रही है, और उस तरह जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने अखिलेश यादव की पीडीए के मुकाबले में अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी एक बड़ा राजनीति का, बड़ा युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश तो पहले ही से युद्ध का मैदान है, और चुनाव हो या ना हो, वो युद्ध का मैदान ही रहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति 90 के दशक से ही एक तरह का बैटल फील्ड बनी हुई है। आप कोई भी ऐसा क्षण नहीं ढूंढ सकते जब पता लगा उत्तर प्रदेश में शांति है और किसी किस्म का कोई संघर्ष नहीं हो रहा, कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कुछ ऐसी है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार चला रही हो, जैसे माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही हो। यानी उनके मुख्यमंत्री की अपनी ही पार्टी के अपने उप मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती, अपने उनकी जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के उनसे नहीं बनती। मतलब वो दोनों बहुत, उनके बीच में अच्छे राजनीतिक संबंध नहीं है, उनका इतिहास भी इसी किस्म का है। केंद्र के जो गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उनसे उनकी नहीं बनती। अच्छा, और मजबूरी यह है कि उनको हटाया भी नहीं जा सकता, उन मुख्यमंत्री को जिनके खिलाफ अपने ही 150 विधायक धरना दे चुके हों उनके पहले कार्यकाल में है। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसके खिलाफ उसी की पार्टी के 150 विधायक धरना दे चुके हैं, जिसके दोनों उप मुख्यमंत्री तकरीबन उसके साथ निरंतर युद्धरत हैं हर तरह से। वो उनको सभी किस्म के उन्होंने उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है। व्यंग में कहा जाता है कि उन्होंने उनको स्टूल पे बैठा रखा है, उनकी कुर्सियां छीन रखी हैं है? वो हर बार पत्रकारों से कहते रहते हैं कि अब योगी बाबा हटाए जाने वाले हैं। इस तरह का प्रदेश है। ये तो बीजेपी की राजनीति है, आप सोचिए। अच्छा, अब आइए आप विपक्ष की राजनीति के ऊपर। वहां भी कम पेचीदगियां नहीं है, कम दिक्कतें और उलझन नहीं है। अब कांग्रेस ने वहां पर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, अपनी तैयारी शुरू की है। कांग्रेस कुछ इस अंदाज में अपनी तैयारी और प्रचार चला रही है जैसे कि वो 400 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। यानी जो वो उम्मीदवार ढूंढ रही है कांग्रेस, तो वो कांग्रेस एक तो तरीका उसका, एक कहती है हम 80 सीटों के ऊपर उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जहां पे हम मजबूती के साथ लड़ सकें। यानी न्यूनतम उसे अखिलेश से 80 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। इसका एक तो मतलब ये रहा। दूसरा मतलब ये रहा कि 80 सीटें नहीं चाहिए तो हम 400 के ऊपर अपना उम्मीदवार ढूंढे ले रहे हैं, हम 400 पे उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, यानी विपक्ष के वोट बिखर जाएंगे। अब ये जो स्थिति है, भाजपा के भीतर की स्थिति भी ठीक नहीं है और विपक्ष के भीतर की स्थिति भी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, जीते नहीं थे, लेकिन उनके इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। प्रतिशत के लिहाज से भी और सीटों के लिहाज से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका। जब मुलायम सिंह जी विपक्ष में रहते थे तो कभी भी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, ऐसा प्रदर्शन अखिलेश ने विपक्ष में रहने के बावजूद किया। फिर
लोकसभा चुनाव तो जीत ही लिया अखिलेश ने, भाजपा को हरा ही दिया। यानी 2014 के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक ही बार पराजय नसीब हुई है, वो हुई है लोकसभा चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है, उसका मन बहुत बढ़ा हुआ है। वो ये चाहती है कि उसे उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को नाकों चने चब्बा देना चाहिए, बहुत कड़ा लोहा लेना चाहिए और चुनाव जीत लेना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कमाल उसे करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है 2024 का। इसकी शर्तें अलग तरह की हैं। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ को आला कमान ने पूरी तरीके से ढक्कन कर दिया था, उनके कहने पर एक भी टिकट नहीं दिया गया था। योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मुहिम थी उसमें मीटिंगों में भाषण देने के अलावा, क्योंकि उसके लिए वो इनकार नहीं कर सकते थे, बाकी उन्होंने उसके साथ पूरी तरह से असहयोग किया। इस असहयोग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मोदी के प्रति अनमनापन था उसने भी योगदान दिया। तो कुल मिलाकर विपक्ष को जो लाभ हुआ वो लाभ ये हुआ कि भाजपा पूरी तरह एकताबद्ध होकर एक मशीन की तरह जैसा कि वो चुनाव लड़ती है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई। ये एक विशेष लाभ हुआ। इस लाभ को देखना चाहिए। अच्छा, अब क्या विधानसभा चुनाव में भी ये लाभ मिलेगा विपक्ष को? मेरा प्रश्न ये है। ये बात सही है कि जो झगड़ा आला कमान और योगी आदित्यनाथ के बीच था वो अभी भी जारी है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर भी वो चीज निकल के आ गई है फिर से। अभी भी आपके दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो और योगी के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये विधानसभा चुनाव है और इसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे और चुनाव अगर नहीं जीता गया तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर खत्म, प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा कूड़ेदान में चली जाएगी। इसलिए वो केंद्र आला कमान की योजनाओं के साथ में सहयोग करेंगे। इस बार वो आला कमान की योजनाओं के साथ असहयोग नहीं करेंगे। अगर ये लोकसभा चुनाव होता तो एक बार हम मान सकते थे कि कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ी होगी, लेकिन आपसी मतविरोध रहने के बावजूद, मेरा अपना आकलन है, ये गलत साबित हो सकता है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि आपसी मतविरोध होने के बावजूद ये योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक स्वार्थ में है कि वो केंद्र सरकार से सहयोग के, भाजपा के आला कमान से सहयोग के बिंदु कम से कम विधानसभा चुनाव के लिए निकालें। और क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें भाजपा को बहुमत मिल गया या बहुमत के करीब पहुंच गई और सीटें गिर गईं तो इस बहाने से ही उनको निकाल दिया जाएगा। वैसे भी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा ये तो विधायक तय करेंगे, विधायक उसी को तय करेंगे जिसको आला कमान तय करेगा। तो ऐसी हालत में योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्रित्व पर मोहर लगाने वाला एक प्रचंड बहुमत प्राप्त करें, जो किसी भी कीमत पर 2025-2022 के विधानसभा चुनावों से कमजोर बहुमत ना हो। इसलिए वो कम से कम विधानसभा चुनावों के लिए अमित शाह एंड कंपनी के साथ में एक समझौता निकाल लेंगे। अमित शाह एंड कंपनी भी चाहेगी समझौता निकाल लेना, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी तो फिर लोकसभा के चांसेस मोदी जी के बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, बड़ी बदनामी होगी। अभी तक जितने विधानसभा चुनाव में आप जीते हैं सारी जीत 0-0 बदल जाएगी। सब लोग कहेंगे अरे आपने जीत लिए, इधर उधर कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में देखो आपकी क्या दुर्गत हुई। फिर तुरंत हिसाब किताब लगाना शुरू हो जाएगा कि 80 में से 60 सीटें हारी आनी है बीजेपी को। सही बात। अच्छा, मायावती की भूमिका क्या रहेगी? आपको क्या लगता है मायावती की भूमिका इसमें क्या रहने वाली है? मायावती तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है। तो भाजपा कैसे यूज करेगी उनको? ये भाजपा कैसे यूज करेगी? भाजपा कोशिश करेगी कि जो मायावती का दलित वोट है वो किसी भी तरीके से पीडीए की तरफ ना झुकने पाए। दूसरे, मायावती के जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमान वोटों को काटें।
ठीक जहां बात है। मायावती यादव उम्मीदवार खड़ा करेंगी वहां यादव वोटों को काटे वो। तो बिल्कुल सही विपक्ष बात है। पीडीए के अखिलेश के पीडीए के वोटों को काटने में, और अब जो उनका जो दलित सामाजिक जनाधार रहा है और अभी भी काफी कुछ है, वो उधर ना चला जाए, इसके लिए मायावती के लोगों को चुनाव लड़ना जरूरी है। तो ये इस तरह मायावती का इस्तेमाल होगा। ठीक बात है। अबे ये एक मुद्दा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी भी है कि नॉर्वे की जो पत्रकार ने पूछा, पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसने उसके बाद जब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा तो एमई सेक्रेटरी को जांच को उन्होंने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, दुनिया को बहुत कुछ हमने दिया है, दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा हमने, लंबा लंबा। नॉर्वे के पत्रकार ने एमई के अधिकारियों से पूछा, हम भारत पर भरोसा क्यों करें, जहाँ पे प्रेस की आज़ादी नहीं है, यहाँ के पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दिया जाता। राहुल गांधी भी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब छुपाने के लिए नहीं होता तो डरने की क्या बात है। और जिस तरह से मोदी भाग रहे हैं, पूरी दुनिया से सवालों से भाग रहे हैं, तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। ये मोदी देखिए, का मुझे लगता है कि मोदी जी बौखला गए। एक सेकंड में मन वाला डायलॉग तो बोला ही नहीं है बहुत दिनों से। लोग कह रहे हैं कि मैंने बोला ही नहीं है कि ऊंट पर बैठे आदमी का जब वक्त खराब होता है तो कुत्ता काट लेता है। तो मोदी जी यहाँ से भाग के विदेश गए और वहां कुत्ते ने काट ही लिया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जैसे ही पत्रकारों का दबाव पड़ता है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या उन्हें एक ऐसा इंटरव्यू दें जिसमें पहले से उनको सवाल ना बताए गए हों, मतलब नूरा पुश्ती ना हो इंटरव्यू के नाम पे, वैसे ही मोदी जी बौखला जाते हैं। ये मोदी जी की पुरानी समस्या है। उनका मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा जाता है मोदी जी का, और वो बौखलाने पे गलतियां करते हैं। जो कुछ मोदी जी ने किया, जब वो नॉर्वेजियन पत्रकार भीड़ में से खड़े होकर कह रही थी कि आप मेरे सवालों का जवाब, आप मेरे सवाल क्यों नहीं लेते प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस वक्त मोदी जी रुककर उसकी तरफ मुड़ते, उसको मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते दैट टाइम विल आल्सो कम, देन आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन, राइट नाउ आई हैव टू मीट अनदर अपॉइंटमेंट। ये कह के मोदी जी को वहां से निकल जाना था, कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें मोदी जी की तारीफ होती। मोदी जी को यही 2-3 ढाई छोटे छोटे अंग्रेजी के सेंटेंस बोलने थे। अच्छा, ये तो मोदी जी बौखला गए, उन्होंने नहीं किया इस काम को। फिर जब वहां पर रेडिसन ब्लू होटल में जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए निमंत्रण दिया गया और पत्रकार लोग वहां प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुंचे, तो वहां पर जो प्रेस अटैची थे भारत के दूतावास के, उन प्रेस अटैची ने तो उस बौखलाहट को और ज्यादा बड़ा रूप दे दिया। जब उससे यही सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर हम क्यों भरोसा करें, आपके यहाँ तो प्रेस फ्रीडम की कोई वही नहीं है, आप हमारे सवालों का जवाब ही नहीं देते, ये सब सवाल पूछे गए, तो उनको साफ कहना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ एक कानून है और हम जो भी कदम उठाते हैं उस कानून के तहत उठाते हैं। वो कह सकते थे कि भाई जिन चीजों का आप स्पेसिफिक, वो कह सकते थे कि आप स्पेसिफिक उदाहरण बताइए। ये बात कहना कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सब ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक कारण है? अगर वो पत्रकार स्पेसिफिक कारण देता तो स्पेसिफिक कारणों का जवाब भी आ सकता था। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं इसको इस तरीके से डील करता कि कोई दिक्कत ही नहीं आती। भाई वो कोई भी कारण बताते, वो कह सकते थे कि भाई वो तो अदालत का काम है, अदालत देख रही है उनको। बहुत सारे हर चीज के जवाब होते हैं। वो तो एक तरह से आरटीआई डाली जाती, हर आरटीआई के जवाब दिया जाता। लेकिन वो उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाने लगे, वो उनको संविधान का पाठ पढ़ाने लगे। ये तक कहने लगा वो बंदा कि हमने जीरो का आविष्कार किया। अरे भाई, आपने जीरो का आविष्कार किया, ये तक भी कहा उसने कि हमने जीरो का आविष्कार किया है। तो इस तरह से करके मोदी जी ने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, या आपकी भाषा में कहें तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ते ने काट लिया। ये स्थिति है। वो इस बीच में पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया हफ्ते भर में। दूसरी बार आप पहले कह ही रहे थे कि वो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और राहुल गांधी ने भी कहा है ना, ये तो वसूली जारी रहेगी। अभी देखिए, अभी इन्होंने जो किया है ये तो कुछ नहीं है। अभी देखिए, उन्होंने शायद 50 पैसे ऐसा कुछ बढ़ाया है, पहले 3 रुपए बढ़ाया था, बढ़ाते रहेंगे, 3 रुपए पैसे भी बढ़ाया, हो सकता है अगली बार 3-4 रुपए बढ़ा दें।
हाँ, इसी तरह इससे करके वो कह सीधी रहा है कि चिट्ठी निकाली। 25 रुपए लीटर तक बढ़ेगा। बाप रे बाप! ये बढ़ के वो जो 25 है रुपए लीटर तक जाएगा। है यानी कम से कम रुपया अभय जो जी, है वो जो अभय दाम जो है वो अभय 1 जी, रुपए। वैसे देखिए मुझ पे कैसे असर पड़ा सबसे ज्यादा। मैं सुबह उठ के ब्रेड खाता हूँ, मॉडर्न ब्रेड ने सीधी 5 रुपए कीमत बढ़ा दी। मेरे दोस्त हैं अधिवक्ता हैं हैदर, उन्होंने मेरे से बाप से बात कर रहा, तभी बीच में उनका मैसेज आया। वो मुझसे बोले कि लिख रहे हैं कि अब मोदी जी व्रत रखने को कहते हैं, कि उपवास रख दें। पेट्रोल वर्क फ्रॉम होम की अपार सफलता के बाद व्रत करें, उपवास रखें, ब्रेड और रोटी कम खाएं और खुश रहें। तो अब यही आने वाला है, ब्रेड सीधा 5 रुपए महंगी। क्या होगा मतलब इस देश में अब महंगाई, गरीब आदमी क्या देखिए, मैं करेगा? अपने एक एनआरआई मित्र से बात कर रहा था, तो जब मैंने उसके सामने रुपए के वो उसका सवाल उठाया कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना गिर गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई रुपए के गिर जाने से तो हमको फायदा है, ये आपको होगा नुकसान इससे। हम एनआरआई को तो फायदा है रुपए गिर जाने से। रुपया हाँ, जितना ठीक है। गिरेगा, रुपया 125 तक पहुंच जाए तो हमें और ज्यादा फायदा है। सुधीर चौधरी ने भी ये कहा था। हम घर पे अगर $1000 भेजते थे तो अब उनको ₹1.25 लाख मिलेगा हमारे घर वालों को। वो जो है सुधीर चौधरी ने भी ये कहा था कि वो डॉलर के बढ़ने से, रुपए के गिरने से फायदा होता है, भारत के फायदे उन्होंने नहीं, तो गिनाए थे। वो दूसरे संदर्भ में कहा था उन्होंने, वो दूसरे संदर्भ जैसे में कहा था। ये एक एनआरआई का दृष्टिकोण है, ये उस संदर्भ में हाँ, बात तो कही ठीक गई कह रहा है, वो तो ठीक कह रहा है कि भारत है। में ज्यादा पैसा एनआरआई के आएगा। दृष्टिकोण से ये बात बिल्कुल सही है जी। एक यूट्यूबर भी मुझसे कह रहे थे फोन करके, बोले आप हम्म। क्यों परेशान हो, आपको तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। मैंने कहा बात तो हाँ, सही है जितने तुम्हारी डॉलर मिलेंगे, यूट्यूब में तो डॉलर में डॉलर पेमेंट होता है, तो उतना ही हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। मैंने कहा, यार लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि रुपए इतना ना गिरे, मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब देखिए, मुख्यमंत्री थे तो हमारे उन्होंने पास भाई हमारे पास हो सकता है हमें जब हमें 1 लाख रुपया मिलते अचानक 1 करोड़ रुपए मिलने लगे, लेकिन जब हम बाजार में लेने जाएंगे जो चीज 10 रुपए की हमें मिलती है, वो चीज भी फिर 1000-2000 रुपए की मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और तो फिर वो सबसे इससे इसका भी असर तो ज्यादा वहां पड़ेगा ना। मुझे इससे भी ज्यादा चिंता अपने मोदी जी के स्वाभिमान की है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि रुपया नहीं गिरता, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब मैं मोदी जी की साख गिरते हुए देखकर मेरे दिल में दर्द होता है अभय जी, क्योंकि उन्हीं के कहे हुए वचन है, उससे रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है कि मतलब जितनी प्रधानमंत्री की साख गिरती जा रही है, इस सरकार की साख तो पूरी दुनिया में लुटी। इन लोगों ने उस समय रुपए में जो अवमूल्यन हुआ था उसका संबंध मनमोहन सिंह जी की बढ़ती हुई उम्र से जोड़ा था। है? अब इनको चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 रुपए का हो, 100 साल का हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। रुपया बूढ़ा भी हो गया। हाँ, रुपए भी डॉलर के बराबर 100 रुपए हो गए। अडवाणी जी भी 100 साल के होने के लिए जा रहे हैं, तो अडवाणी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उम्र के बराबर जो है ना रुपया होता जा रहा है। हाँ सही बात है। हाँ। अच्छा मुझे बताइए अभय जी, इन हालातों में चूड़ी किसकी टाइट हुई, अब्दुल की हुई या पंडित जी की हो गई, या पिछड़े वर्गों की हो गई, या दलितों की हो गई? नहीं नहीं, दोनों की, सबकी, पूरे देश की जनता की बहुत चूड़ी टाइट है। मैं आपको कहूं मतलब इस वक्त मुसलमानों की भारत ज्यादा के हुई या हिंदुओं की ज्यादा हुई? सभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब कुछ होता है तो सबके ऊपर उसका बराबर असर पड़ता है, और उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है जिनमें गरीबी ज्यादा है। जिनमें गरीबी ज्यादा है उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। तो अब स्थिति क्या है कि केवल भारत में, कल एक मैं मशहूर अर्थशास्त्री से बात कर रहा था, तो उन्होंने हिसाब किताब लगा के बताया कि जो भारत में संगठित क्षेत्र है उसमें केवल 6% लोग आते हैं। वो 6% लोगों के लिए काम करता है। अगर भारत की आबादी 1.5 अरब है, मतलब 1 अरब 50 करोड़ है, तो इसका मतलब है कुल 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पूरा कारपोरेट सेक्टर काम करता है। बाकी जो 141 करोड़ लोग हैं वो लोग कारपोरेट सेक्टर की जो आमदनी है उससे बाहर खड़े हुए। उनको कारपोरेट सेक्टर की आमदनी समृद्ध नहीं करती, उसको उससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू यह है कि ये 9 करोड़ लोग जो हैं वो जर्मनी की आबादी के बराबर हैं। यानी एक पूरा जर्मनी जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। वही सब हॉल्स में घूम रहा है, वही कारों में चल रहा है, वही होटलों में बैठ के खाना खा रहा है, वही शॉपिंग कर रहा है, वही हवाई यात्राएं कर रहा है। तो वो वही है जो कुछ भी आपको थोड़ी बहुत समृद्धि भारत में घूमती फिरती हुई दिखाई पड़ती है, केवल वो 9 करोड़ लोगों तक सारा मामला सीमित है।
एकदम ठीक 6% लोगों तक सीमित है। इसके अरे बाद मैंने तेजी तो के साथ आमदनी का स्तर गिरने लगता है। अच्छा, तो ये जो रुपया डॉलर के मुकाबले महंगा हुआ, इससे 9 करोड़ लोगों में कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके बीच में ये एक दिलचस्प चर्चा का विषय है, एक रोचक चर्चा का विषय है उनके बीच में। असर पड़ना शुरू करेगा जब 9 करोड़ के दायरे से आप बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है सबके ऊपर। मैं आपको लाइव उदाहरण बताऊं। मैं आजकल मुंबई में हूँ, अंधेरी वेस्ट में एक पीछे की तरफ एक ठेले पे पराठे बनाता है। तो वो आमतौर पर वहाँ पे ऑटो वाले, टेम्पो वाले, इस तरह के लोग खाते हैं। और मुझे उससे ज़्यादा अच्छा खाना लखनऊ हिंदुस्तान के किसी 5 स्टार में भी नहीं लगा। 17 रुपए के 2 पराठे देता है और मैं हफ्ते में 1 दिन जाके वो पराठे जरूर खाता हूँ। कल मैं गया वो पराठे खाने के लिए, तो वो पराठे 21 अब मेरी समझ में आ रहा है कि आपका वजन क्यों नहीं गिर रहा है इस रफ्तार से। पराठे खा चाहिए था। आप पराठे खा रहे हैं, सुबह उठ के ब्रेड खा रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत आपका वजन नहीं गिरा सकती। वजन निगम नहीं कर सकती ना। अब अभय जी, अब वहां पे पराठे हो गए 21 रुपए के, 4 रुपए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे लिए ईमानदारी बात है, 4 रुपए मायने नहीं रखते, लेकिन एक टेम्पो वाला लड़ पड़ा, उसके लिए मायने रखते। हाँ, उसके लिए 4 रुपए मायने देखिए, रखते। मैंने इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में बहुत काम किया है, बहुत साल काम किया है इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग। तो पराठे की आपने याद दिलाई, हम लोग रात की ड्यूटी करते थे, सवेरे का जो अखबार निकालते थे, मैं चीफ सब एडिटर था उन दोनों। तो हम लोग बाहर निकलकर एक्सप्रेस बिल्डिंग के सामने ही पराठे वालों की दुकानें थी। हाँ, दुकानें थी, और बहुत वो अच्छी लोग होती थी। अंडे का पराठा बनाते थे। हाँ, इसमें पराठा सेकने के बाद वो बड़े उससे कुशलता से वो उसका जो पतला वाला हिस्सा होता है पराठे का, उसको उठाते थे और उसके अंदर अंडे का घोल डाल देते थे उसके अंदर, और फिर उसको सेक देते थे। तो ऑमलेट अंडे के अंदर फंसा रहता था उसमें। हाँ, हम लोग उसको बड़े रोचक बड़ा रुचि लेके खाया करते थे अचार के साथ में। जब से मैं छोड़ के जब CSDS चला गया, मैं सोशल साइंटिस्ट हो गया, अखबार नवीस से समाज वैज्ञानिक हो गया, तो वो पराठा मुझे अभी तक याद आता है। उसके बाद कभी नहीं खाया मैंने आज तक पराठा। वो टेस्ट ही नहीं आया होगा। कलकत्ता में मैंने कलकत्ता का स्ट्रीट फूड हाई क्वालिटी की नहीं होता था, लेकिन जो कुछ था वो अच्छा लगता था। हमें तो अच्छा लगता है। वो कितने गंदो, कलकत्ता से ज्यादा सस्ता स्ट्रीट फूड कहीं खाया नहीं मैंने। वहाँ 10 रुपए का पराठा खाया मैंने वहाँ, और खूब खाया कलकत्ता में जितने दिन रहा। लेकिन मैं अभय जी कह रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ काम करने वाले आती है लड़की, उसने अपने मोहल्ले का हाल बताया। मैंने इन पराठे वाले के यहाँ अपनी स्थिति देखी। इस देश में गरीब कहाँ जाएगा? ये कब तक सिर्फ अनाज में बाकी जरूरतें होती हैं, दवा चाहिए उसको बाकी भी जरूरतें हो, पढ़ाई लिखाई तो बच्चों की छूटी जाएगी, मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा। इस देश का हाल होगा कहाँ? मोदी जी कहाँ ले जाएंगे अभी? देखिए, मोदी जी को इन सब बातों की चिंता नहीं है। मोदी जी ने बिना गवर्नेंस दिए हुए, बिना सुशासन दिए हुए सत्ता प्राप्त करते रहने की कला सीख ली है। हम लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई कला होती है। हम लोग तो ये मानते थे कि कुछ ना कुछ जनता के लिए काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। मोदी जी कहना है कि नहीं करना पड़ता काम। मोदी जी कहते हैं आप बेवकूफ हैं, आप जानते ही नहीं है। बिना कुछ जनता के लिए किए हुए सत्ता में कैसे रहा जाता है, ये टेक्नोलॉजी मोदी जी ने विकसित कर ली है। उनकी पूरी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको लगाते, टेक्नोलॉजी को लगाते हैं, और हर बार वो कामयाब है। उस टेक्नोलॉजी को केवल एक बार धक्का लगा था 2024 में, जब मोदी जी के हाथ से बहुमत निकल गया था, बस। और कोई धक्का कभी नहीं लगा उनको। ठीक बात है। ये देश जनता वो है ना, नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। अपने विश्व गुरु जी तो पूरी दुनिया घूमने में नीरो को तो दोबारा सत्ता नहीं प्राप्त हुई। मैं यहाँ पे कार्यक्रम खत्म करना चाहता हूँ। नीरो को दोबारा सत्ता नहीं, रोम की जनता ज्यादा जागरूक थी। हाँ, वहाँ ज्ञानेश कुमार नहीं थे ना, लेकिन तो वो भारत में सत्ता बार बार इनको मिलती है। ज्ञानेश कुमार ईडी नहीं थे ना। नॉर्वे की पत्रकार होती यहाँ पे, भारत में तो पता चलता कि क्या होता, सुबह तक ईडी घर पे होती। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। ईडी घर पे होती, उनके ऊपर हो सकता बजरंग दल वाले आके हमला कर देते, हमला कर चुके होते अब तक। आप ईडी का नाम ले रहे हैं। और भी बहुत सी बलवान बुझाएं हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की। ये थे अभय दवे जी। थोड़ी देर को विचार करिए आप, गरीब की जिंदगी कैसे कट रही है। उसके पास अगर घर परिवार में कोई बीमार हो जाए, उसके पास दवा के पैसे नहीं बचे। ये कौन सा भारत बना रहे हैं? कि केवल अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते पूरे हिंदू समाज की चूड़ी टाइट हो गई। नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चों को नहीं मिल रही है या हिंदुओं के बच्चों को नहीं मिल रही है? इस देश की राजनीति ने, देश की सत्ता ने आपको हिंदू मुसलमान के
नफरत भरे बाजार में धकेल कर अपनी मौज काट ली और आप तबाह हो गए। सोचिएगा, विचारिएगा इन सारी बातों पर और कमेंट करके बताइएगा मैं सही कह रहा हूं या गलत। शुक्रिया, थैंक यू।